पता नहीं पूरा होगा अथवा नहीं, अथवा अच्छा होगा अथवा नहीं, यह जो एक प्रकार का अप्रत्यय है यह उनके मन में बना रहता है। और वह कब समाप्त होता है? जब वे जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब वह अपने प्रति आश्वस्त होते हैं, विशिष्ट होते हैं। तब वह अपने प्रति आश्वस्त होते हैं कार्य की समाप्ति के पश्चात। यहाँ बलवदपि शिक्षिता नाम दृढ़तापूर्वक सीखे गए। तो यहाँ पर नाट्याभिनय की यदि हम बात करें तो आचार्य भरत ने नाट्य के 4 अंग बताए हैं, 4 प्रकार का अभिनय कहा है: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आंगिक अंगों के संचालन के द्वारा, वाचिक शब्दों के उच्चारण के माध्यम से, सात्विक भावों के प्रकटन के माध्यम से, और आहार्य होता है जो चारों तरफ का वातावरण जो बनाया जाता है रंगशाला में और रंगमंच पर जो उपस्थित किया जाता है, वेशभूषा आदि, वे सब आहार्य अभिनय के अंतर्गत आते हैं। तो जब तक जो दर्शक गण हैं वे भली भांति इन चारों प्रकार के अभिनय से युक्त हमारे नटों के अभिनय से संतुष्ट नहीं हो जाते, तब तक मेरा मन अपने प्रति अप्रत्यय से युक्त रहेगा, अविश्वास से युक्त रहेगा, ऐसा नट का भाव है। पहली पंक्ति यहाँ पर इस बात को अभिव्यक्त करती है कि जो विद्वान व्यक्ति हैं वे ही मेरे अभिनय कौशल की दक्षता की परीक्षा लेंगे। तो यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार हो जाता है। पर्यायोक्ति यदा भंग्या गम्यमेव अभिधीयते, गम्यमेव अभिधीयते, जब पर्यायोक्ति अलंकार वहाँ पर होता है जब हम किसी बात को पर्याय के लिए कहते हैं तो वहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार होता है। और जो दूसरी पंक्ति है वह अर्थांतर न्यास अलंकार को से युक्त है, जब सामान्य का विशेष के द्वारा कार्य कारण भाव से या अन्य तरह से साधर्म्य भाव से जब समर्थन किया जाता है तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। सामान्य रूप में अगर आप इसे समझें तो अर्थांतर न्यास अलंकार वहाँ होता है जब लेखक जब कभी कोई एक बात कहता है और उस बात को पुष्ट करने के लिए वह किसी एक लोक प्रचलित कहावत को, उक्ति को, सूक्ति वाक्य को वहाँ पर रखता है तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। तो जहाँ कहीं भी आप सूक्ति वाक्य से समन्वित पद्य देखें या वाक्य देखें तो वहाँ पर निश्चिंत भाव से अर्थांतर न्यास अलंकार को कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है। और भूमिका भाग में जैसे मैंने आपको कहा था, बताया था, उपमा कालिदासस्य और अर्थांतर न्यासे तु कालिदासो विशिष्यते, ये पंक्ति कही जाती है कि कालिदास की उपमाएं अद्भुत हैं, अनुपम हैं। उपमा देने में कालिदास के समान कोई दूसरा कवि है ही नहीं। और अर्थांतर न्यास के प्रयोग में कालिदास को विशेष योग्यता प्राप्त है। पूरे नाटक में आप इस अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग स्थान स्थान पर देखेंगे और अनुभव करेंगे उसे। फिर यहाँ पर 2 अलंकार पर्यायोक्ति और अर्थांतर न्यास दोनों का संकर होने के कारण, दोनों का अंगांगी भाव होने के कारण यहाँ पर संकर अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार तो प्रायः हो ही जाता है, तो यहाँ पर श्रुति अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी है। आगे नटी कहती है आर्य एवमेतत्, ऐसा ही है। अनंतर करणीयम आर्य आज्ञापयतु, अनंतर अब इसके आगे करणीयम जो कुछ करने योग्य है, आर्य उस विषय में आज्ञापयतु आज्ञा दीजिए। सूत्रधार किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः तद इममेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोगक्षमम ग्रीष्म समयम अधिकृत्य गीयताम्। किम अन्यत् अस्याः परिषदः श्रुति प्रसादनतः, अस्याः परिषदः इस सभा के विद्वानों की, इस सभा के प्रेक्षकों की, इस सभा के श्रुति प्रसादनतः, श्रुति कर्णों को प्रसादित करने के अतिरिक्त, प्रसन्न करने से, अन्यत अतिरिक्त, किम अन्य और क्या, अर्थात इस सभा को परितुष्ट करना, संतुष्ट करना, प्रसन्न करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तत् तो इममेव तावद अचिर प्रवृत्तम उपभोग क्षमम, अचिर प्रवृत्तम शीघ्र ही, चिरकाल नहीं हुआ है, अति शीघ्र ही प्रवृत्त हुए, अर्थात अभी अभी प्रारंभ हुए, और उपभोग क्षमम इस कारण उपभोग करने में सुख कर, जो अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु है उसमें
सुख की प्रतीति, सुख की अनुभूति कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि ग्रीष्म भी प्रारंभ ही हुआ है इसलिए वह उपभोग में सुखकर है। ऐसे ग्रीष्म समयम अधिकृत्य, ग्रीष्म ऋतु के इस समय को अधिकृत करके लक्ष्य बनाकर गीयताम कुछ गाओ। संप्रति ही, क्योंकि इस समय सुभग सलिल अवगाहा पाटल संसर्गी सुरभिवनवाता प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसः परिणाम रमणीयः। सुभग सलिल अवगाहा, इस समय ग्रीष्म ऋतु कैसी है उसका वर्णन सूत्रधार करता है। सलिल जल में, अवगाह अवगाहन स्नान, सुभग अत्यंत सुखकर प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। पाटल गुलाब को कहते हैं, तो पाटल संसर्गी गुलाबों के संपर्क से, वनवातः वन की वायु, सुरभि सुगंधित है, प्रच्छाय सुलभ निद्रा और जो छाया है उसमें निद्रा सुलभ अत्यंत सुलभ है। सघन छाया में नींद बहुत अच्छे से आती है, सुलभता से प्राप्त होती है। और दिवसः परिणाम रमणीय, जो दिन है उसका परिणाम भी रमणीय होता है। दिन का परिणाम अर्थात संध्या काल, तो संध्या काल में बहुत अधिक ताप नहीं रहता है और रात्रिकालीन थोड़ी ठंडक आ जाती है, इसलिए कहा दिन का जो परिणाम है अर्थात संध्या काल है वह अत्यंत मनोहर हो जाता है, रमणीय हो जाता है। फिर देखिए, सुभग सलिल अवगाहा, सब सलिल जल में, अवगाहन जल में स्नान, सुभग अत्यंत सुभग है, सुखकर है, पाटल संसर्गी गुलाब के संपर्क से, वन की वायु सुरभि सुगंधि युक्त है, प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में निद्रा सुलभ है, और दिवसा परिणाम रमणीय, दिन का जो परिणाम है वह भी रमणीय होता है। दिन का परिणाम अर्थात संध्या का रमणीय प्रतीत होता है, अच्छा लगता है। अब द्वितीय जो पद्य हमने पढ़ा, अपरितोषाद विदुषाम, यहाँ पर जो कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं उन पर एक बार दृष्टि डालें। तो अपरितोषाद, परि यहाँ पर उपसर्ग है, तुष धातु है संतुष्टि के अर्थ में, और उससे खाएं प्रत्यय करेंगे। यहाँ पर आ पद जो है वह मर्यादा का बोधक है और इसे हम उपसर्ग है यह, और इसका अर्थ मर्यादा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। फिर पंचम्यांग परिभि सूत्र से यहाँ पर अपरितोषाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आंग के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो आ जो है उसके लगे होने के कारण यहाँ पर परितोषाद में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग पद देखिए, प्रउपसर्ग है उससे युज धातु करेंगे और घाय प्रत्यय करेंगे, तो यहाँ यह प्रयोग पद बनेगा। जहाँ भी य का लोप होता है प्रत्ययों के पश्चात, वहाँ जो धातु है उस धातु के आदि स्वर को वृद्धि होती है, तो यहाँ पर युज में य के स्थान पर ओ आदेश हो गया है, ऊ के स्थान पर, क्षमा कीजिए, ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो गया है। इसी तरह से तुष में भी ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो गया था, तो यहाँ प्रयुज घय प्रयोग पद बना। और समास यहाँ पर देखें तो प्रयोगस्य विज्ञानम इति, प्रयोग विज्ञानम तोड़ेंगे तो षष्ठी विभक्ति लगानी होगी बीच में, इसलिए यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। शिक्षिता नाम पद है, शिक्ष धातु है उससे एक त प्रत्यय करेंगे, शिक्षित पद बनेगा। और शिक्षितम अस्ति एषाम इति, शिक्षिता तेषाम, तो यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। अप्रत्ययम न प्रत्ययम इति अप्रत्ययम, यहाँ पर नए तत्पुरुष समास है। जब किसी भी पद को निषेधार्थक बनाने के लिए हम समास का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर नए समास लगाते हैं। नए का नकार का लोप हो जाता है, य का लोप हो जाता है, और अ जो है वह निषेधार्थक अकार जो है वह पद के प्रारंभ में लग जाता है, तो नए प्रत्ययम अप्रत्ययम। और यदि जो पद है वह स्वर से प्रारंभ होने वाला है तो उसके साथ में अन जुड़ जाता है। इस तरह से
निषेधार्थक अर्थ में वह निषेधार्थक अर्थ को अभिव्यक्त करने लगता है। तो यहाँ पर अप्रत्ययम, न प्रत्ययम, नए तत्पुरुष नए पद लगा और उससे प्रत्ययम पद लगाकर अप्रत्ययम पद बनता है। यहाँ पर पर्यायोक्ति अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार है और संकर अलंकार है। यह हम पढ़ते समय भी स्पष्ट कर चुके थे। और श्रुत्यनुप्रास अलंकार है। छंद की बात करें तो यहाँ पर आर्या जाति छंद है। आर्या जाति छंद मात्रिक छंद है और यह विषम छंद भी है। इसके पहले और इसका लक्षण देखिए एक बार। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, पहले और तीसरे इन दोनों चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। अष्टादश द्वितीय जो दूसरा चरण है उसमें 18 मात्राएं होती हैं और चतुर्थ के पंचदश चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ऐसा जो छंद होता है वह आर्या जाति छंद कहलाता है। तो विषम हो गया, पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। आर्या जाति छंद है यहाँ पर। अब जो हमने तीसरा पद्य पढ़ा था उस तीसरे पद्य की व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लीजिए। सुभग सलिल अवगाह, अवगाह पद है यहाँ, अब उपसर्ग है, उससे गाह धातु है और घय प्रत्यय करेंगे, अवगाह पद बना। घय का अकार शेष रहता है। संसर्गी पद है, समुपसर्ग है, सृज धातु से घय प्रत्यय करेंगे और स्त्रीलिंग की विवक्षा में निर्णी प्रत्यय करेंगे, निर्णी का ई शेष रहता है तो संसर्गी पद बनेगा। संसर्गो अस्ति येषाम ते इति संसर्गी। परिणाम रमणीयः, परिउपसर्ग है, णम धातु है, उससे घय प्रत्यय करेंगे। देखिए गाह में घय लगा, दीर्घ था वह वृद्धि को प्राप्त था इसलिए वह गा ही रहा। लेकिन यहाँ णम धातु है, णम में अकार है, घय लगाएंगे वृद्धि हो जाएगी, णाम हो जाएगा, परिणाम। रमणीय पद है, रम से अनियर प्रत्यय लगाएंगे, योग्यता के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो रमणीय पद बनता है। अनियर का र लोप हो जाता है और अनीय शेष रहता है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सुलभ पद है, सुपसर्ग है, यहाँ लभ धातु है और उससे खल प्रत्यय करेंगे तो सुलभ पद बनता है। यहाँ पर जो विशेषण है वो सभी विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त किए गए हैं, है ना। ग्रीष्म काल की अवस्था को अभिव्यक्त करने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया है तो साभिप्राय विशेषण होने के कारण यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग है। ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन है इसलिए स्वभावोक्ति अलंकार है और वृत्त्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग है। और यहाँ पर भी आर्या जाति छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। तृतीय में पहले और तीसरे चरण में 12-12, दूसरे चरण में 18 और 15वें चरण में चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर भी आर्या जाति छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि संवाद नाटक में संवाद और पद्य साथ साथ चलता है। संस्कृत नाटक में जो कथनोपकथन है, संवाद हैं, वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, पर उनसे संबद्ध व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ और अलंकारों के विषय में अधिक विस्तार हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परीक्षा में पद्यात्मक भाग ही व्याख्या के लिए आता है। इसलिए उन्हीं की व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर आपको व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ दी जाती हैं और विशेष जोर दिया जाता है। लेकिन यदि हम विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं तो जो कथनोपकथन वाला भाग है वहाँ पर भी हमें व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए, अलंकारों पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी सुमधुर सूक्तियों का प्रयोग बीच बीच में आता है तो उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यदि हम पद्य का आनंद लेना चाहते हैं, कालिदास की विशिष्ट काव्य कला का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें पूरे को उसी अनुसार पढ़ना चाहिए। लेकिन परीक्षा में तैयारी की दृष्टि से पद्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि व्याख्या के लिए उन्हीं पद्यों का व्याख्या के लिए वे पद्य ही आते हैं। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार।